बीएससी पार्ट थर्ड ईयर प्रिय विद्यार्थियों, हमने पिछली जो आपके न्यूक्लियर की क्लास रही उसमें हमने यूनिट फोर्थ को कंप्लीट किया। यूनिट फोर्थ में हमने जो है विभिन्न प्रकार के त्वरित्रों के बारे में अध्ययन किया कि त्वरित्र कितने प्रकार के होते हैं, त्वरित्र कौन कौन से त्वरित्र किस प्रकार के कणों को जो है त्वरित करते हैं, उनकी ऊर्जा में वृद्धि करते हैं और पार्टिकल्स के त्वरित होने के पश्चात उन्हें जो उनका निर्धारित लक्ष्य है वहां पर उन्हें भेजा जाता है। बात करते हैं अब हम यूनिट फिफ्थ की। यूनिट पाँच में हम पढ़ेंगे विभिन्न प्रकार के डिटेक्टर्स यानी कि संसूचक। संसूचक का क्या कार्य है, संसूचक किसे कहते हैं, इसके बारे में हम यहाँ विस्तार से चर्चा करेंगे। जिस तरह से हम वोल्ट मीटर का उपयोग वोल्टता मापने के लिए करते हैं, वोल्टता डिटेक्ट करने के लिए करते हैं, या हम बात करें अमीटर की, तो जिस प्रकार अमीटर का उपयोग जिस प्रकार धारा मापने के लिए परिपथ में हम अमीटर का उपयोग करते हैं, उसी प्रकार से जो नाभिकीय अभिक्रियाएं होती है, उन नाभिकीय अभिक्रियाओं में जिन कणों को हमने त्वरित किया था वो कौन से कण हैं, उन कणों की पहचान करने, उनकी गणना करने, उनकी ऊर्जा को ज्ञात करने के लिए जिन उपकरण का उपयोग किया जाता है उन्हें कहते हैं हम डिटेक्टर या संसूचक। तो डिटेक्टर या संसूचक की परिभाषा इस प्रकार से बनती है कि नाभिकीय अभिक्रियाओं में उत्सर्जित सूक्ष्म कणों को पहचानने कि वो किस प्रकार का कण है, अल्फा कण है या इलेक्ट्रॉन है या बीटा पार्टिकल है या कोई अन्य कण है, उनके मापन, उनकी गणना, उनकी एनर्जी ऊर्जा को ज्ञात करने के लिए जो आवश्यक उपकरण होता है उसे कहते हैं हम संसूचक। गैसों के आयनन सिद्धांत पर यह संसूचक 3 प्रकार के होते हैं। अब देखिए, आयनन सिद्धांत ही क्यों लिया गया, कोई और सिद्धांत भी ले सकते थे, लेकिन हम जानते हैं कि जब न्यूक्लियर अभिक्रियाएं, न्यूक्लियर रिएक्शंस होती है तो वहाँ उपस्थित जो पार्टिकल्स हैं वो पार्टिकल्स उच्च ऊर्जा के कारण आयनों में परिवर्तित हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पर आयनन सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। आयनन सिद्धांत पर आधारित संसूचक 3 प्रकार के होते हैं। पहला आयनन प्रकोष्ठ, आयनाइजेशन चैम्बर। दूसरा आनुपातिक काउंटर यानी कि प्रोपोर्शनल काउंटर। तीसरा गाइगर मूलर गणित्र। सबसे फर्स्ट हम पढ़ेंगे गणित्रों में गैसों के आयनन का सिद्धांत कि गैसों के आयनन का क्या सिद्धांत है, गैसों के आयनन सिद्धांत क्या होता है। तो यहाँ हम देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ आयनाइजेशन ऑफ गैस। गैसों के आयनन पर आधारित संसूचक का परिपथ चित्र निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया गया है। यहाँ एक धात्विक नली इस प्रकार से लगी होती है। इस धात्विक नली में यहाँ एक वायुरुद्ध
कॉर्क लगी रहती है दोनों तरफ, और इस चेंबर में कैथोड रे उत्पन्न किया जाता है। यहाँ बीच में मध्य में एक धात्विक तार लगा रहता है जिसे हम एनोड कहते हैं। एनोड का मतलब ये पॉजिटिव आवेश वाला होता है, और जो नली है वो कैथोड के रूप में रहती है। इस नली के अंदर हाइड्रोजन गैस और अन्य गैस जो है भरी हुई है। यहाँ से ये जो आपको गैप दिख रहा है, इस गैप में से जो भी आयनकारी पार्टिकल है उस आयनकारी पार्टिकल को यहाँ से इसमें प्रवेश कराते हैं, और यहाँ इधर का जो सर्किट है इसमें जो तार है वो प्लस से जुड़ा हुआ रहता है। यहाँ एक संधारित्र है और यहाँ एक लोड प्रतिरोध लगा रहता है, और उचित मात्रा की बैटरी यहाँ लगाई जाती है। बात करते हैं इसकी बनावट की। तो चित्रानुसार एक धात्विक बेलनाकार, यहाँ ध्यान दें, बेलनाकार नली में केंद्रीय पतला धात्विक तार लगाया गया है। केंद्रीय पतला धात्विक तार लगाया गया है जिसे धात्विक नली से विद्युत रुद्ध रखा गया है। कैसा रखा गया है? विद्युत रुद्ध। बेलनाकार नली कैथोड के रूप में रहती है, यानी कि माइनस आवेश, और पतला धात्विक तार एनोड यानी कि प्लस आवेश के रूप में कार्य करता है। नली में उच्च दाब पर हाइड्रोजन गैस अथवा वायु भरी जा सकती है। नली को बाह्य विद्युत परिपथ, जिसमें संधारित्र C और प्रतिरोध R से जोड़ा जाता है। अब हम बात करते हैं इसकी कार्यविधि की, वर्किंग प्रोसेस। जब आयनकारी कण बेलनाकार नली में प्रवेश करता है तो वह उस नली में उपस्थित जो गैस है उस गैस का आयनन कर देता है, जिससे धनायन पर वह इलेक्ट्रॉन, जिससे गैस का आयनन होता है तो धनायन और इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होते हैं। समस्त धनायन तो कैथोड की ओर और समस्त जो ऋणायन है एनोड की ओर गति करते हैं, जिससे परिपथ में आयनन धारा का संचालन होता है, आयनन धारा प्रवाहित होती है। आरोपित वोल्टता को बढ़ाने पर नली में उत्पन्न आयनों की जो संख्या है उस आयनों की संख्या के आधार पर आयनन धारा का मान परिवर्तित होता जाता है, जिसे निम्न प्रकार के वक्र की सहायता से दर्शाया जाता है। तो यहाँ हम एक डायग्राम देख रहे हैं, चित्र देख रहे हैं। तो यहाँ हम देखें तो इस डायग्राम को हमने कुल 6 भागों में, 6 अलग अलग भागों में डिवाइड किया हुआ है। पहला भाग पुनर्योजन क्षेत्र, द्वितीय भाग आयनन क्षेत्र, तृतीय भाग आनुपातिक क्षेत्र, चतुर्थ भाग सीमित आनुपातिक क्षेत्र, पंचम भाग गाइगर मूलर क्षेत्र, और जो छठा भाग है वो है सतत विसर्जन क्षेत्र। यहाँ ये अलग अलग वोल्टताओं पर मिलते हैं, ये 100 वोल्ट पर, ये 200 वोल्ट पर, और यहाँ जो आरोपित वोल्टता है वो 300 से
वोल्ट के करीब होती है, यहाँ 800 वोल्ट के करीब होती है, और यहाँ 2000 वोल्ट के करीब ये आती है। 2000 वोल्ट यहाँ रहता है। तो इस तरफ वोल्ट था और इस तरफ जो है हम धारा को ले रहे हैं, धारा आई के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे जैसे वोल्टता बढ़ा रहे हैं, वो पार्टिकल से बहने वाली जो धारा है उसके आधार पर हम पता लगाते हैं कि वो किस प्रकार के पार्टिकल हैं, कितने कण हैं, उनकी ऊर्जा क्या है। उस आधार पर हम जो है निर्धारण करते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं कि यह यहाँ से यहाँ तक का जो क्षेत्र है, इसमें पुनर्योजन क्षेत्र कहलाता है। इस वाले क्षेत्र में आयनन क्षेत्र, यहाँ से यहाँ तक का जो क्षेत्र है आनुपातिक क्षेत्र, ये सीमित आनुपातिक क्षेत्र, ये गाइगर मूलर क्षेत्र, और ये सतत विसर्जन क्षेत्र। उपरोक्त वक्र में प्रदर्शित विभिन्न गैसों का वर्णन निम्न प्रकार करते हैं। पुनर्योजन क्षेत्र, सबसे फर्स्ट जो हमने क्षेत्र देखा पुनर्योजन क्षेत्र, उसका अध्ययन करते हैं। प्रारंभ में जब आरोपित वोल्टता 0 से 100 वोल्ट तक परिवर्तित होती है तो आवेशित कण नली में प्रवेश करके गैस का आयनन कर देते हैं, जिससे उत्पन्न धनायन व ऋणायन इलेक्ट्रोडों की ओर गति करते हैं। किंतु प्रारंभ में वोल्टता का मान अत्यल्प होने के कारण जो उत्पन्न आयन है वो पुनर्योजित हो जाते हैं। यानी कि पुनर्योजित का मतलब फिर से वापस वो आयन जुड़ जाते हैं, प्लस माइनस जो आयन बनते हैं वो जुड़ जाते हैं वापस से, जिससे नली में आयनों की संख्या में कमी होने से धारा का मान भी कम होता है। धारा के मान में भी क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। आरोपित वोल्टता का मान बढ़ाने पर नली में धारा के मान में धीरे धीरे जो है वृद्धि होती है, और इस क्षेत्र को ही हम क्या कहते हैं, पुनर्योजन क्षेत्र। दूसरे भाग की हम बात करते हैं आयनन प्रकोष्ठ। जब आरोपित वोल्टता का मान जो पहले की वोल्टता है V1 उससे बढ़ाते हैं तो नली में जो आयन हैं उन आयनों की संख्या में वृद्धि होती है, तथा कुछ समय पश्चात आवेशित जो आवेशित कण हैं वो उनकी संख्या में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो आवेशित कण अधिकतम आयनन कर देते हैं। आवेशित कण जो है मैक्सिमम जो है आयनन कर देते हैं, जिससे नली में संतृप्तता आ जाती है, अर्थात संतृप्त धारा उसमें नली में प्रवाहित होती है, कांस्टेंट जो है करंट उसमें प्रवाहित होता है। इस क्षेत्र में अधिकतम आयन उत्पन्न होने के कारण अब जो आयनन प्रकोष्ठ है इसमें सर्वाधिक मात्रा में आयन उत्पन्न होते हैं, और इन सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित आयनों के कारण ही जो है धारा प्रवाहित होती है। इस कारण अधिकतम आयन उत्पन्न होने के कारण ही इसे हम क्या कहते हैं, आयनन प्रकोष्ठ या आयनन क्षेत्र कहते हैं। तथा इस क्षेत्र में कार्य करने वाले संसूचक को आयनन प्रकोष्ठ संसूचक की श्रेणी में रखा जाता है। आनुपातिक क्षेत्र प्रोपोर्शनल काउंटर या प्रोपोर्शनल क्षेत्र। जब आरोपित वोल्टता का मान V2 से और अधिक बढ़ाया जाता है तो जो प्राथमिक आयनन के फलस्वरूप प्राथमिक आयन बनते हैं उन आयनों की जो ऊर्जा है, उनकी ऊर्जा ग्रहण करने की जो क्षमता है और बढ़ जाती है, और वो अधिक मात्रा में जो है ऊर्जा को ग्रहण कर लेते हैं, जिससे कि वे स्वयं गैस का आयनन करना प्रारंभ कर देते हैं, जिससे अधिक संख्या में द्वितीयक आयन उत्पन्न हो जाते हैं। देखिए इसे समझिए कि प्रारंभ में जब हम वोल्टता बढ़ाते हैं तो वो गैस का आयनन कर देती है। तो गैस का आयनन होने के बाद
गैसों का आयनन हो जाता है और गैसों का आयनन होने के बाद जो है जिससे अधिक संख्या में द्वितीयक आयन उत्पन्न हो जाते हैं। इस क्षेत्र में इलेक्ट्रोडों की ओर जाने वाले आयनों की संख्या प्राथमिक आयनन के समानुपाती होती है। अतः इस क्षेत्र को हम आनुपातिक क्षेत्र कहते हैं तथा इस क्षेत्र में कार्य करने वाले संसूचक को हम आनुपातिक गणित्र कहते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट, सीमित आनुपातिक क्षेत्र। जब आरोपित वोल्टता का मान V3 से और अधिक बढ़ाते हैं तो नली में उत्पन्न इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि होती है। यह वृद्धि धनायनों के गैस के अणु से टकराने के कारण होती है तथा इस क्षेत्र में उत्पन्न धारा का मान प्राथमिक आयनन के समानुपाती नहीं होता है, इसलिए इसे सीमित आनुपातिक क्षेत्र हम कहते हैं। बात करते हैं गाइगर मूलर क्षेत्र की। इस क्षेत्र में जब आरोपित वोल्टता का मान V4 से अधिक बढ़ाते हैं तो इस स्थिति में नली के अंदर अत्यधिक संख्या में जो है आयनन के गुणन की दर बढ़ जाती है तथा समस्त आयन नली के केंद्रीय इलेक्ट्रोड के अनुदिश फैल जाते हैं। इस क्षेत्र में इलेक्ट्रोडों तक पहुंचने वाले आयनों की संख्या प्राथमिक आयनन पर निर्भर नहीं करती। जो प्राइमरी आयनाइजेशन है उस पर ये निर्भर नहीं करता है। अतः आवेशित जो कण है उनकी ऊर्जा ज्ञात नहीं कर सकते। इस क्षेत्र को गाइगर मूलर क्षेत्र कहते हैं तथा कार्यरत संसूचक को गाइगर मूलर गणित्र कहते हैं। संतृप्त विसर्जन क्षेत्र। जब आरोपित वोल्टता का मान V5 से बढ़ाते हैं तो इस स्थिति में गैस के आयनन की दर सतत रूप से बढ़ती है, जिससे नली में गैस का सतत विसर्जन प्रारंभ हो जाता है, जिसकी गणना करना संभव नहीं होता है।